अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस वीडियो में हम आपको ओमान के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताने वाले हैं। नीज़ ये भी बताएंगे कि यहाँ जाने के लिए वीज़ा कितने पैसों में और किस तरह हासिल किया जा सकता है। और शायद ये बात आपके लिए हैरानी का बायस बने कि यहाँ के बादशाह सुल्तान काबूस बिन सईद ने मरने से पहले किस अनोखे तरीके से बादशाहत के उम्मीदवार अपने 3 चचाजाद भाइयों में से हैसम बिन तारिक को अपना जानिशीन चुना। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। ओमान का पूरा नाम सल्तनत ओमान है। 2020 के आदादो शुमार के मुताबिक ओमान की मुकम्मल आबादी 52,27,737 अफराद पर मुश्तमिल है। कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है। शुमाल मगरिब में यूएई, मगरिब में सऊदी अरब, जनूब मगरिब में यमन, शुमाल मशरिक बॉर्डर के साथ ईरान और पाकिस्तान है। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है। यहाँ मौजूद मस्जिद काबूस अकबर किंग काबूस की तरफ से अपनी कौम के लिए तोहफा है और ये अजीमो शान मस्जिद देखने से ताल्लुक रखती है। इसकी तामीर में 6 साल 7 माह का अरसा लगा। इसकी तामीर में तकरीबन 300,000 टन इंडियन सैंडस्टोन इस्तेमाल हुआ। सफेद पत्थर से बनी ये आलीशान मस्जिद एक वक्त में तकरीबन 20,000 नमाजियों के लिए भी काफी वसी और कुशादा है। ओमानी बलोचों को अपना भाई समझते हैं। आपको ये सुनकर हैरत तो हुई होगी। आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। दरअसल 1958 से पहले गवादर ओमान का और अलसेब बीच, जो कि अब ओमान का साहिली हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। मई 1958 में हुकूमत पाकिस्तान और सल्तनत ओमान में एक मुआहदा तय पाया जिसमें ये इलाके एक दूसरे के हवाले किए गए और हुकूमत पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट 5.5 मिलियन में ओमान से खरीद ली। इस तरह जो ओमानी बलोचिस्तान में आबाद थे वो यहीं हमेशा के लिए आबाद हो गए। इसलिए बलोचों के पास दोहरी शहरियत का हक हासिल है। कोई भी बलोच अगर ओमान की शहरियत इख्तियार करना चाहे तो एक दरख्वास्त सल्तनत ओमान को देकर शहरियत हासिल कर सकता है। एक ओमानी कानून आपको बताते चले कि अगर कोई ओमानी मर्द किसी खारजी औरत से शादी कर ले तो उसे ओमानी शहरियत दी जाती है, लेकिन अगर कोई ओमानी औरत किसी खारजी मर्द से शादी करे तो इस औरत की ओमानी शहरियत मंसूख कर दी जाती है। वक्त के लिहाज से ओमान पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है और इंडिया से 1.5 घंटा। दर्जा हरारत गर्मियों में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप ओमान विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो सर्दियों में जाइए और इसकी खूबसूरत वादियों और वसी सहराओं की सैर इत्मीनान से कीजिए। सल्तनत ओमान में भी बाकी अरब मुल्कों की तरह सूबे नहीं मुहाफ़ज़े हैं। ओमान में कुल 11 मुहाफ़ज़े हैं जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: धूफाड़, मसांदाम, एश शर्किया, एश गरबिया, अलबतीना और अल-वुस्ता वगैरह। ओमान का सरकारी मजहब इस्लाम है, जबकि 1744 से सल्तनत ओमान पर हुकूमत करने वाले शाही खानदान और तकरीबन 70% से ज्यादा आबादी का ताल्लुक इस्लाम के एक गिरोह अब्बासिया से है, जो कि इस्लाम का ही एक ज़ैली तबका है। अब्बासिया तरीक पर चलने वाले ओमानी अफराद का बुनियादी नजरिया ये है कि किसी भी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाले शख्स को हमेशा के लिए जहन्नम में ही जलना होगा। यानी इनके यहाँ गुनाह की माफी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस नजरिया का अब्बासी अफराद पर बड़ा मुस्बत असर पड़ा। ओमानी लोग गुनाह से बचने की इंतहाई कोशिश करते हैं और यही वजह है कि ओमान में क्राइम रेट 0% है। अब्बासिया या इबादिज़्म के पैरोकार ओमान, मशरिकी अफ्रीका, अलजायर, त्यूनिस और लीबिया के कुछ हिस्सों में आबाद हैं। ओमान में 25% शिया और सुन्नी मसलक के मानने वाले हैं और 13% हिंदू रहते हैं।
ओमान में सिर्फ 40% ओमानी और बाकी 60% पाकिस्तानी और इंडियन हैं। ओमानी रिवायती और गैर रिवायती दोनों लिबास पहनते हैं। ओमानी मर्द एक लंबा सा खाकी या सफेद रंग का चोगा या जुब्बा पहनते हैं जिसके नीचे टखनों से ऊंची इजार बांधते हैं। इस लिबास को डैश डिशिया कहते हैं। सर पर एक खास किस्म की टोपी पहनते हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों में एक मखसूस कढ़ाई के साथ तैयार की जाती है। इसे कुमा कहा जाता है। अगर किसी शाही तकरीब में जाना हो या किसी सरकारी और शाही फर्द से मिलना हो तो सफेद रंग का डैश डिशिया और सर पर एक अमामा नुमा पगड़ी बांधते हैं जिसे मसार कहा जाता है। शाही खानदान के अफराद एक इंतहाई कीमती पश्मीना से बनी हुई शाहतोश शाल से तैयार करदा मसार सर पर बांधते हैं। शाहतोश का इस्तेमाल सिर्फ शाही खानदान के अफराद ही कर सकते हैं, बाकी अफराद के लिए इसका इस्तेमाल जुर्म है। ओमानी खवातीन पैंट के ऊपर एक लंबा सा लिबास पहनती हैं जिसे सरवाल या हेड्रेस भी कहा जाता है। घर से बाहर जाते हुए ज़माने कदीम से ओमानी खवातीन पैरों से लंबा गाउन पहनती हैं और चेहरे पर एक मखसूस किस्म का मास्क इस्तेमाल करती हैं। कहा जाता है कि सामरी जादूगर जो कि इस सरजमीन का बासी था, वो ज़माने कदीम में जिस औरत को चाहता कि अपने बस में कर ले उसके पैरों की मट्टी उठा लेता और इस पर जादू करता, जिससे वो औरत इसकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाती। इसलिए तब से ओमानी खवातीन पैरों से लंबा गाउन पहनती हैं कि इस तरह इनके पैरों के निशानात मिट जाएं और चेहरा वो मास्क से छुपा लेती हैं कि इस तरह उनकी खूबसूरती सामरी से छुप जाती और वो उसके जादू से महफूज रहती। ओमान लोबान की पैदावार के लिए भी मशहूर है। इसके इलाके धूफार और वादिये दरबात इसकी काश्त के लिए सरे फहरिस्त हैं। ओमानी करेंसी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी करेंसी है। ओमानी रियाल 404 पाकिस्तानी और इंडियन 189 रुपए के बराबर है। ओमान ने 25 अप्रैल 1995 में अपना झंडा मुतारिफ करवाया। इसमें 3 रंग हैं, सुर्ख, सफेद और सब्ज। सुर्ख रंग अरब शुजाअत की निशानदेही करता है, सफेद रंग खुशहाली और अमन को जाहिर करता है और सब्ज रंग जरखेजी को जाहिर करता है। ओमानी झंडे में क्रॉस खंजर का निशान है जो ओमान का कौमी निशान है। इसे जनबिया कहते हैं। आलमी इदारे जीटी की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान और कवेत 2 ऐसे मुल्क हैं जो दहशतगर्दी से बिल्कुल महफूज हैं। बहलत नामी शहर मट्टी से बने बर्तनों और दूसरी मसनूआत के लिए खास अहमियत रखता है। ओमान तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और तांबा बरामद करता है। ओमान एक दिन में 9 लाख बैरल तेल पैदा करता है। 1977 तक ओमान में एक भी होटल नहीं था, लेकिन अब सयाहत के फरोग के लिए सैकड़ों होटल मौजूद हैं। ओमान अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग का मुस्तकिल मेंबर है। ओमान पाकिस्तान से फ्रेश मीट, आम, किन्नू और आलू दरामद करता है और पेट्रोलियम मसनूआत बरामद करता है। बाकी अरब ममालिक की तरह आपको ओमान में बहुत बुलंदो बाला इमारतें नजर नहीं आएंगी। ओमान में 8 मंजिला इमारत से ऊपर इमारत तामीर करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ओमानियों का ख्याल है कि हमारे पास अभी काफी जमीन मौजूद है तामीरात के लिए। ओमानी इमारतें ज्यादातर सफेद और ऑफ वाइट रंग की होती हैं। ओमान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जहां 94% लोगों को 4G इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब है। ओमान की तहजीब में अरबी, अफ्रीकी और इस्लामी सकाफत के रंग नुमायां हैं। ओमान में गैर मुल्कियों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ओमानी 100% अरबी नहीं है, इनमें अफ्रीकी खून शामिल है। यही वजह है कि ये अरबों की तरह सुर्ख व सफ़ेद नहीं, गंदमी रंगत के हैं। ओमान दुनिया का 29वां अमीर तरीन मुल्क है, जिसकी फीकस आमदनी $46,900 है। मुल्क की 4.7% आबादी ज़राअत, 49.6% इंडस्ट्री और 4.5% सर्विसेज से ताल्लुक़ रखती है। मुल्क का 4.7% हिस्सा ही काबिल काश्त है और हुकूमत का काश्तकारी करने वाले किसानों को कर्ज और सहूलत फराहम करना लाजिम है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी इंतजाम होने के बावजूद रेलवे का निज़ाम नहीं है। ओमान में कुल 10 बड़े एयरपोर्ट हैं,
जिन में से चंद के नाम ये हैं: मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सलाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खसब इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओमान एयरलाइन ओमान की ज़ाती एयरलाइन है जो अंदरून और बैरून मुल्क परवाज़ों पर मामूर है। ओमान में 50 रियाल का नोट सबसे बड़ा बैंक नोट है। फिजाई रास्ते से ओमान पाकिस्तान से 1033 मील यानी 1662 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि समंदरी रास्ते से 257 मील यानी 413.6 किलोमीटर बनता है। यानी दोस्तों, अगर आपके पास बड़ी सी दूरबीन हो तो आप ऊंची सी जगह खड़े होकर यहाँ इस पार से भी ओमान को देख सकते हैं। ओमान में इंसाफ का बहुत आला मयार है। सुल्तान काबूस खुद जजेस का इंतखाब किया करते थे और दौरान इंतखाब उन लोगों को चुना जाता था जिनके अदलो इंसाफ में कोई शक व शुबा की गुंजाइश ना हो और वो इंसाफ पसंद हो। जब किसी जज को मुकर्रर किया जाता तो पहले उसे सरकारी खजाने से गाड़ी, घर और बाकी मामलात के लिए इतने पैसे दिए जाते कि वो इस जानिब से बेफिक्र हो जाए और अपने फराइज ईमानदारी और दयानतदारी से अदा कर सके। जजेस का इंतखाब इंतहाई मुनसिफाना तरीके से किया जाता था। ओमान में लिटरेसी रेट 91.4% है। मुल्क में 29 यूनिवर्सिटीज हैं। सेकेंडरी लेवल तक तालीम मुफ्त है। दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला सहरा भी ओमान में मौजूद है। यहाँ शराब पीने पर पाबंदी है और अगर कोई पीना चाहे तो पहले लाइसेंस लेना पड़ता है और कोई लाइसेंस याफ्ता भी अपने आमदनी का 10% से ज्यादा इस पर खर्च नहीं कर सकता। ओमान को अगर नक्शे की मदद से देखा जाए तो ये छोटा सा जजीरा नुमा नजर आता है, 3 अतराफ से पानी में घिरा। ओमानियों ने पहले कश्ती साजी और वक्त के साथ साथ जहाज साजी भी शुरू कर दी। इस वक्त ओमान बेहतरीन शिप्स और बहरी बेड़े बनाता है और इसको बतौर सनत अपना लिया है। इस वक्त ओमान बहरी जहाज बनाने और इसकी मुरम्मत के बड़े मराकज में शुमार किया जाता है। ओमान के शहर सलाला को अंबिया का शहर भी कहा जाता है। हजरत मरियम के वालिद हजरत इमरान, हजरत हूद, हजरत यूनुस और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मज़ारात इसी शहर में वाक़या हैं और अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ख्वाजा अवैस करनी का मज़ार भी यहीं पर है। इन तमाम मज़ारों की देखभाल का ज़िम्मा हुकूमत ओमान के ज़िम्मे है और जगह जगह मज़ारात पर दर्ज है कि यहाँ कोई नजराना और पैसे नहीं लिए जाते। ओमान में वैसे तो हर तरफ सहरा, रेगिस्तान और चटियल मैदान है, खुश्क पहाड़, मगर सलाला एक ऐसा सयाहती और तफरीही मकाम है। यहाँ पर 2 से 3 माह ऐसा मौसम आता है कि जिसमें आसमान पर बादल छाए रहते हैं, बारिश होती है और सब्जा उगता है। ऐसे मौसम में फैमिलीज यहाँ कैंपिंग करती हैं और पिकनिक मनाने आ जाती हैं। सलाला का मौसम और माहौल मरी से मिलता जुलता है। सलाला में हजरत साले की ऊंटनी, जिसे नाकातुल्ला भी कहा जाता है, उसके खून और कदमों के निशान मौजूद हैं। हुआ कुछ यूं कि आले समूद, जो कि कौम आद के बाद आई थी, बहुत सरकश और नाफरमान कौम थी। अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपने जब आले समूद को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया तो इस सरकश कौम ने आपसे मौजज़ा तलब किया। हजरत सालेह ने पूछा, तुम्हें क्या मौजज़ा दरकार? तो कौम समूद ने कहा, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो सामने वाले पहाड़ से 10 माह की हामला ऊंटनी बरामद कर दो, वो बच्चा दे और उसका दूध हमारे काम आए। हजरत सालेह ने दुआ की और चट्टान से एक हामला ऊंटनी बरामद हुई जो कि बहुत कदावर और तंदुरुस्त व तवाना थी। वो चलती हुई उनकी जानिब आई, बच्चा जना और देखते ही देखते उसके थनों में दूध भर गया। आले समूद लाजवाब हो गए और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। बाद में अल्लाह ताला ने उस ऊंटनी के लिए पहाड़ों से एक चश्मा जारी किया। इस तमाम वाक़ये के बाद हजरत सालेह ने कौम समूद से कहा कि ये ऊंटनी नाकातुल्ला है, यानी ये अल्लाह की तरफ से दी गई ऊंटनी है। ये एक मौजज़ा है, इसलिए इसे आम न समझो, इसे ईज़ा न देना
ورنہ اللہ کے قہر کا نشانہ بن جاؤ گے۔ حضرت صالح نے اونٹنی اور قبیلے والوں کے اس چشمے سے پانی پینے کے دن مقرر کر دیے۔ ایک دن آل سمود کے قبیلے اس چشمے پر پانی پینے آتے اور ایک دن وہ اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پیتے، اور جس دن پانی کی باری اونٹنی کی ہوتی اس دن آل سمود کے 7 قبیلے اس اونٹنی کا دودھ آپس میں بانٹ کر پیتے۔ کچھ عرصہ تو ایسے چلتا رہا، پھر ایک دن نافرمانی اور سرکشی کے فطور نے ان کے دماغ پر دستک دی اور انہوں نے سوچا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ سارا پانی ہم خود پی سکیں۔ قوم سمود کے 2 سرکش ترین افراد قیداد بن سلف اور مصدع بن ربی، اور ان دونوں نے اونٹنی کی گھٹنوں سے نیچے ٹانگیں کاٹ دی۔ درد کی شدت سے اونٹنی نے زمین پر پیر مارے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے قدموں اور خون کے نشانات کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اپنی نشانی کے طور پر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، جبکہ یہ ظلم کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن مسلسل عذاب اتارا۔ پھر شہر میں زلزلہ آیا، پہاڑ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ان پر آن گرے اور وہ اوندھے منہ گرے اور ہلاک ہو گئے، اور قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، کل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ترجمہ: اے نبی، ان سے کہہ دو کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، سیرو فی الارض۔ واقعی اگر قدرت کی کاریگری دیکھنی ہے تو آپ دنیا گھوم کر پھر کر دیکھیں۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں سلالہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود سیاحتی مقام وادی دربات کی، جہاں درجہ حرارت 10 سے 20 درجہ سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، اور اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تپتے صحرا اور چٹیل میدان ہے، اور یہاں پھول ہیں، خوشبوئیں ہیں، سرسبز و شاداب درخت ہیں، پانی ہے۔ لوگ یہاں قدرت کے عجائبات اور خوبصورت مناظر دیکھنے آتے ہیں۔ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سب اس گرم صحرائی خطے کا حصہ ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنت کا کوئی ٹکڑا ہے۔ عمانی عرب گھوڑوں کی بہترین نسلوں کو پالنے کے شوقین ہیں۔ منفرد عربی گھوڑے پالتے ہیں جو بہت قیمتی اور نایاب ہیں۔ وہ عرب گھوڑے بہترین برداشت، اونچے قد، مضبوط ہڈیوں کے مالک اور وفاداری کے لیے مشہور ہیں۔ عمان میں پینے کا پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ سمندری پانی کو فلٹر کر کے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قومی زبان عربی ہے، لیکن سرکاری دستاویزات میں انگریزی کو بھی دوسری زبان کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچی، اردو اور ہندی بھی بولی جاتی ہے۔ عمانی گھروں اور قدیم عمارتوں اور محلوں میں داخلی دروازے یعنی گیٹ خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ عام عمانی گھروں کے گیٹ آج بھی بہت منفرد اور خوبصورت بنائے جاتے ہیں۔ عمان پر سب سے طویل حکمرانی کرنے والے سلطان قابوس بن سعید کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو عمان کی داستان ادھوری ہے۔ 23 جولائی 1970 کو عمان کا تخت سنبھالنے والے سلطان قابوس بن سعید کو 16 سال کی عمر میں برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے جرمنی اور برطانیہ میں اپنی فوجی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد لوکل گورنمنٹ کے نظام کا مطالعہ کرنے اور دنیا کی ترقی کو دیکھنے اور سیکھنے کے لیے دنیا کے مطالعاتی دورے پر نکل گئے، اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1967 میں واپس پہنچے تو ان کے والد سعید بن تیمور نے انہیں قلعہ میں نظر بند کر دیا اور کار حکومت میں کسی قسم کی مداخلت کی اجازت نہ دی، کیونکہ سلطان کو اپنے والد کی طرز حکمرانی پسند نہ تھی۔ وہ اپنے ملک کو پسماندہ رکھنے پر خوش نہ تھے۔ 1967 میں عمان میں تیل دریافت ہو چکا تھا اور سلطان کے والد تیل سے ہوئی آمدن کو ملک کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 1970 میں بنا کوئی خون خرابہ کیے سلطان قابوس نے برطانیہ کی مدد سے اپنے والد کا تختہ الٹ دیا اور خود تخت سنبھال لیا۔ اس وقت عمان کے حالات کافی خستہ تھے، حد سے زیادہ غربت تھی، ملک میں کوئی نظام درست نہ تھا۔ دارالحکومت مسقط میں لوگ رات کو روشنی کے لیے لالٹین جلاتے تھے،
मुल्क में पक्की सड़कें 10 किलोमीटर से ज्यादा ना थी। पूरे मुल्क में सिर्फ 3 स्कूल थे जिनमें 909 बच्चे पढ़ते थे। पूरे मुल्क में सिर्फ 2 अस्पताल थे। बच्चियों की तालीम पर पाबंदी थी। मुल्क में काबीना थी, ना कोई इंतजामी ढांचा। 1970 से पहले ओमान के पास ना कोई बंदरगाह थी, ना एयरपोर्ट। सुल्तान ने तख्त पर बैठते ही टूट फूट के शिकार मुल्क और कबीलों को इकट्ठा किया और इंसानी मौजज़ा करने के लिए पूरी कौम को तैयार किया और ओमान को एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का बेड़ा उठा लिया। पहली काबीना बनाई, हुकूमत को जदीद तर्ज पर चलाने के लिए महकमे बनाए और तमाम महकमों की सरबराही अपने पास रखी, यानी वजारत उज़्मा, वजारत खारजा, वजारत दिफा और आर्मी चीफ भी खुद थे। रियासत का इंतजामी ढांचा बनाया। 1995 में मुल्क का नया परचम मुतारिफ करवाया, मुल्क को पहला आइन दिया और 1986 में मुल्क में पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस के नाम से शुरू की गई। वो ओमान जिसमें औरत के पढ़ने पर पाबंदी थी, सुल्तान ने अमेरिका में पहली ओमानी सफीर औरत बनाकर भेजी। जिस मुल्क में शहनशाह सल्तनत को देखे सालों गुजर जाते थे, वहीं सुल्तान खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए गांव और दूर दराज इलाकों में निकल जाया करते। वो मुल्क जो इंतहाई पसमानदा था, आज पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों से कम से कम 50 साल आगे है। 1995 में ओमान का जीडीपी $6,261 था, जो आज 2021 में फी कस $22,000 है। कभी गरीब मुल्कों की फहरिस्त में सबसे पीछे खड़े होने वाला ओमान दिसंबर 2019 में फी कस जीडीपी के एतबार से दुनिया के 50 मुल्कों में 40वें नंबर पर खड़ा था। सुल्तान काबूस ने अपनी कौम को किस कदर मेहनत और तवज्जो से इस मकाम पर खड़ा कर दिया और मुनज़्ज़म कर दिया कि सुल्तान की अपनी औलाद ना होने के बायस उनका अपना कोई जानशीन ना था, मगर 2020 में उनकी वफात के बाद इन्हीं के मुंतखब करदा शख्स को नया सरबराह मुमलिकत चुना गया। सुल्तान ने अपनी वफात से पहले एक बंद लिफाफे में मौजूदा सुल्तान का नाम तजवीज़ किया था, जो कि उनके चचाजाद भाई और वजीर सकाफत व विरसा की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। ओमान के मौजूदा बादशाह का नाम हैशम बिन तारिक है। ओमानी लोग गोश्त के बहुत शौकीन हैं। उनके खानों में गोश्त का इस्तेमाल आम है। चंद काबिले जिक्र ओमानी खाने ये हैं: मजबूस, शुवा यानी ग्रिल्ड मीट, मिशकाक केबाब, हलवा, हरीस, ओमानी ब्रेड, कहवा और खजूर हर घर और हर महफिल की खास और आम तवाज़ा के लिए लाजमी है। ओमान की इंटरनेट डोमेन OM है, जबकि इसका डायलिंग कोड +968 है। ओमानी पासपोर्ट दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में 44वें नंबर पर आता है और ओमानी इस पासपोर्ट के साथ दुनिया के तकरीबन 80 ममालिक का सफर बगैर वीजा के कर सकते हैं। आखिर में हम आपको बताते हैं कि ओमान के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वीजा की 3 जनरल इकसाम है: विजिट वीजा, वर्क वीजा और फैमिली स्पाउस वीजा। वीजा अप्लाई करने से पहले आपके पास आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, बैंक स्टेटमेंट, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट और पर्पस ऑफ विजिट दरकार होता है। विजिट वीजा हो या बाकी दोनों इकसाम में से कोई दूसरा बुनियादी डॉक्यूमेंट सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि विजिट वीजा के लिए सारे इंतजामात आपको खुद करना होते हैं, जबकि वर्क, बिजनेस या फैमिली वीजा के लिए ओमान में मौजूद आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या वो कंपनी जिसके जरिए आप ओमान जा रहे हैं, उसका इनविटेशन लेटर दरकार होता है, जिसमें पर्पस ऑफ ट्रैवल और अकोमोडेशन और प्रूफ मौजूद होते हैं। वीजा हासिल करने के लिए आपको ओमान की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है।
جس کی فیس 5 عمانی ریال ہے۔ ویزا پروسیسنگ ٹائم 10 ورکنگ ڈیز کا ہے، جبکہ بزنس ویزا کی فیس 20 عمانی ریال ہے اور پروسیسنگ ٹائم 30 ورکنگ ڈیز کا ہے۔ اگر یہ ساری ڈاکومنٹیشن آپ خود نہیں کر سکتے تو اس سلسلہ میں کسی ٹریول ایجنٹ کی مدد بھی لی جا سکتی ہے، مگر دوستو اپنی ذمہ داری پر۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے انسینسرڈ ٹروتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔